नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, पिछले जो लेक्चर है उसमें अपन ने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कंप्लीट कर लिया है। अक्ष पर, निरक्ष पर दोनों फेज ले लिए। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हो चुकी है, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका। इस चैप्टर में द्विध्रुव का एक और टॉपिक आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंपॉर्टेंट नहीं कहते, पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ये टॉपिक है सब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म, है ना। ये सब समझने के दृष्टिकोण से बहुत शानदार चीज है। ऐसे समझो, आप जब आप 11th पढ़ रहे होते हैं, उस 11th के समय आपको बल आघूर्ण वाला टॉपिक समझने में बहुत तकलीफ हुई होगी और हो सकता है आप समझे भी नहीं। ये भी लगभग कंफर्म है कि कई बच्चे उस टॉपिक को समझते नहीं। वह टॉपिक बल आघूर्ण वाला आज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, है ना। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो 11th की एक समस्या का समाधान ये टॉपिक करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप घूर्णन की स्थिति को समझने के घूर्णन के लिए क्या आवश्यक होता है। तीसरा ये कि ठीक है, टॉपिक की जगह टॉपिक तो है ही, तो सब एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए समान दूरी पर समांतर बल रेखाएं प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं। यानी समान दूरी पर समांतर या एक ही दिशा में बल रेखाएं हैं तो वह एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है ना। ये सब एक समान विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं दर्शा रखी हैं, तो आप समझ ही होंगे इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आए, आप इसके लिए डायरेक्ट ध्यान रखो। प्लस माइनस दर्शाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चे जैसा काम लग जाता है ना। तो आप ये ध्यान रखो कि धन आवेश पर जो बल लगता है, धन आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, सदैव, है ना। और ऋण आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अगर आप ये याद रख लेंगे तो मुझे धन और ऋण इन चिन्हों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर साहब? तो सब धन आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश और ऋण आवेश पर बल सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत, है ना। अब इसमें टॉपिक के अनुसार ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें एक द्विध्रुव रखा जा रहा है। ये सब एक द्विध्रुव रखा जा रहा है जो रख दिया आपके सामने। इसका ये मध्य बिंदु O, ये सब माइनस की और प्लस की दूरी टोटली बता दें एक साथ, है ना। अलग अलग बताने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं टोटल डिस्टेंस बता देता हूं। ये देखो, है ना, टोटल डिस्टेंस 2a, द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2a है। टॉपिक को अच्छे से समझना, टॉपिक बहुत शानदार है। ये द्विध्रुव रखा सब, इस बिंदु को A बोल दें, इस बिंदु को B। ये माइनस स्मॉल q और ये प्लस स्मॉल q। अगर P की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो P अक्ष की दिशा में माइनस से प्लस की ओर, ये द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन है। इसको मैं द्विध्रुव आघूर्ण P ही लिख देता हूं, उसमें शर्माने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अपन लिख सकते हैं, वास्तव में वो द्विध्रुव आघूर्ण P है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा अक्ष के, ठीक है ना। ये द्विध्रुव अपन ने मैनेज कर दिया। विद्युत क्षेत्र से इससे रखा गया किसी कोण थीटा पर। बहुत प्यार से समझिए, बहुत शानदार टॉपिक मानता हूं मैं इससे, है ना, मेरे अपने व्यूज में, है ना। तो सब अब विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगेगा, प्लस क्यू पर लगेगा। मैंने आपसे कहा इसे प्लस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये आप याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो मुझे ऐसे समझाना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे समझाना पड़ेगा, वो थोड़ा चीप हो जाता है, मजा नहीं आता। इसी प्रकार यहाँ भी मैं ऐसे समझाऊंगा, माइनस को प्लस आकर्षित करेगा, जबकि मैं कह सकता हूँ अगर आपने याद कर लिया तो माइनस पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, है ना।
तो सब इस पर बल विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लगेगा। ठीक है, बल अपन चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F1 इज इक्वल टू क्यू ई। यहां पे लिखें आप बल तो आप लिखेंगे F2 Q और माइनस C, ऐसे लिखते हैं। तो सब एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने द्विध्रुव रखा, जैसे चित्र के अनुसार मैंने रख रखा है। इस द्विध्रुव पर विद्युत बल परिमाण में समान है, ये देखिए परिमाण में समान, लेकिन दिशा परस्पर विपरीत है। अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल, बड़ा शानदार टॉपिक है, इससे ध्यान से देखो। परिणामी बल क्या हुआ द्विध्रुव पे, F1 प्लस F2 है ना। F1 बोले तो QE और F2 बोले तो माइनस QE, दोनों बल बराबर है, यानी परिणामी बल क्या हो गया, 0 है ना। तो सब अगर आप ये याद रख लेते हो तो बेटर रहेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल का परिणामी सदैव शून्य होता है। क्लियर सर, परिणामी बल शून्य है, इसका मतलब द्विध्रुव स्थानांतरिक गति तो नहीं करेगा। स्थानांतरिक गति का मतलब ये दाएं नहीं जाएगा, बाएं नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो बच्चों, छोटे छोटे से में बल स्थानांतरिक गति उत्पन्न करता है, यानी स्थानांतरिक गति का जिम्मेदार बल को माना, जबकि बल आघूर्ण घूर्णन गति उत्पन्न करता है। तो स्थानांतरिक गति का जिम्मेदार बल है और घूर्णन गति का जिम्मेदार बल आघूर्ण है। अगर दोनों साथ हैं तो स्थानांतरिक गति भी होगी और घूर्णन गति भी, जैसे लुढ़कती हुई या चलती हुई साइकिल का पहिया, है ना। साइकिल चल रही है तो उसका पहिया दोनों गति कर रहा है, वो स्थानांतरिक गति भी कर रहा है और घूर्णन गति भी कर रहा है ना। स्थानांतरिक गति कर रहा है तो इसका मतलब उस पर F है, और घूर्णन गति कर रहा है तो उसका मतलब उस पर टो है। कोई वस्तु बिल्कुल स्थिर रखी है तो न उस पर F है न उस पर टो है। तो कहने का मतलब मेरा आप समझ गए होंगे कि F नहीं है, F नहीं है तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में स्थानांतरिक गति तो नहीं हो रही है ना। अब दूसरा चलते हैं अपन टो की तरफ। क्या बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, यानी क्या घूर्णन गति पॉसिबल है? अब इस पर एक चीज क्लियर होगी। अब देखो इस बल की क्रिया रेखा, ये देखो लाइन ऑफ एक्शन, F2 बल की क्रिया रेखा, ये लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां पर एक चीज आप साफ देख रहे हो कि बल विपरीत है, परिमाण में समान है, उनका परिणामी 0 है, सब दिख रहा है ना। लेकिन बलों की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन, एक सरल रेखा में नहीं है। अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट है जो मैं आपको समझाता हूं। ये वस्तु है कोई सी भी, है ना। ये दो बल मैंने लगा दिए, अब ये दोनों बल विपरीत दिशा में लगेंगे। देखो हाथ राइट हैंड आगे गया तो लेफ्ट हैंड पीछे आया, इसी प्रकार लेफ्ट हैंड आगे गया तो राइट हैंड पीछे आया। ये दो बल इस वस्तु पर लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक सरल रेखा में या एक सरल रेखा की दिशा में नहीं है। इसकी सरल रेखा इधर है और इसकी सरल रेखा इधर है। तो जब बल परिमाण में समान हो या बल समान हो या समान नहीं भी हो, क्लियर, तो बलों की क्रिया रेखा अगर एक सरल रेखा में नहीं है तो वस्तु में घूर्णन को कोई भी नहीं रोक सकता है, घूर्णन उत्पन्न होगा ही। यही कारण है कि जब हम किसी शीशी का या बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो अंगूठा और उंगली, इन दोनों का होना जरूरी। केवल अंगूठे से ढक्कन नहीं खुलेगा और केवल उंगली से भी नहीं खुलेगा। अंगूठा और उंगली दोनों का विपरीत दिशा में बल लगाना आवश्यक है, तब जाके ढक्कन खुल सकेगा। क्लियर साहब?
तो यहां भी आपको बल आघूर्ण पैदा करना है। इससे आपने बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाए, लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है, और जब बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है तो घूर्णन उत्पन्न होने से कोई नहीं रोक सकता, और घूर्णन उत्पन्न होगा तो फिर आपको बल आघूर्ण की कैलकुलेशन करनी, सिंपल है ना। तो साहब यहाँ पर बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है, तो डेफिनेटली हमें बल आघूर्ण की कैलकुलेशन करनी है। बल आघूर्ण समझ में आ गई बात? एक बार मैं संतुष्ट हो जाऊं, एक लाइन को वापस रिपीट कर देता हूं। बल परिमाण में समान है, यानी परिणामी बल शून्य है, लेकिन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है। जैसे इसकी क्रिया रेखा ये रही, इसकी क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है। फलस्वरूप बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, यानी बल का जोड़ा उत्पन्न हो जाता है। क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है, तो वस्तु का घूमना निश्चित है। वस्तु का घूमना बिल्कुल निश्चित है, और वस्तु घूमेगी तो आप बल की कैलकुलेशन नहीं करो, किसकी करो? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टो बराबर बल का परिमाण, ये 11 से उठा रहा है ना, सिचुएशन में नहीं है, समझेगी, इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी यानी वह दूरी जो दोनों बलों से कितना डिग्री कोण बनाती हो? 90 डिग्री। बल का परिमाण, तो दोनों बल का परिमाण सेम ही है, चाहे F1 हो चाहे F2 हो, है ना। तो सब टो बराबर F1 या F2, कोई सा ही बल ले लेंगे। अब वह दूरी जो दोनों बलों से 90 डिग्री का कोण बनाती है, समझिए ना। क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है तो घूर्णन निश्चित है, और घूर्णन निश्चित है तो बल आघूर्ण का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब बलों के मध्य वह दूरी जो दोनों से 90 डिग्री पर हो। देखो साहब, ये जो मैं बना रहा हूं ये दोनों से 90 डिग्री पर है। ये देखो आप, इससे कोण 90 डिग्री, और इस बल से भी देखो तो कोण 90 डिग्री। तो इसको मैं लिख दूं ए बी, तो ये बी एन लिख देता हूं ना। तो लंबवत दूरी कौन है? बी एन है। ये देखो, ये थीटा तो ये थीटा। अब सब F1 चाहे F2 दोनों का परिमाण लें तो परिमाण दोनों का सेम है, कितना? QE। चाहे F1 का परिमाण देखें चाहे F2 का, और बलों के मध्य लंबवत दूरी तो Bn निकालो, सॉरी है ना, यहाँ पे तो भी अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो सब Bn निकाल लो, Bn लंब 2a कर्ण, लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां लिख दो साइन थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, इसलिए टो इज इक्वल टू QE इंटू Bn का मान रख दिया अपन ने 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, यानी टो बराबर Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। और मैंने आपसे कहा था कि दीदू का कोई सा भी सूत्र हो, दीदू के हर फॉर्मूले में P का आना जरूरी है। P है तो फॉर्मूला दीदू का है, P नहीं है तो फॉर्मूला दीदू का नहीं है, है ना। तो टो बराबर PE साइन थीटा। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो तो टो बराबर P क्रॉस E, है ना। तो सब अब आप देखो, P0 नहीं है, E0 नहीं है, और थीटा भी 0 नहीं है, क्योंकि मैंने किसी कोण पर रखा है। इसका मतलब ये दीदू चल तो नहीं रहा, क्योंकि परिणामी बल तो क्या है? 0, लेकिन ये दीदू घूम रहा है, क्योंकि टो इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस समय जो दीदू की स्थिति है वो घूर्णन की स्थिति, वो घूम रहा है ना। ये अपन ने दिखा दिया, टो बराबर P साइन थीटा, है ना, बल आघूर्ण। अब थोड़ा सा और बात,
यहाँ पे आ जाओ, ये है सदिश गुणनफल, 11 में पढ़ा है, काफी टाइम हो गया होगा आपको। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये गुणज है और ये गुणज है, जबकि ये गुणनफल है। तो एक बार लिख देता हूं गुणनफल, और ये दोनों गुणज हैं, है ना, ये गुणज और ये गुणज। आज के बाद हमेशा याद रखना, सदिश गुणनफल की दिशा सदैव गुणजों के तल के लंबवत होती है। सदैव गुणजों के तल के लंबवत, इसका मतलब टो की दिशा P व E के तल के लंबवत है। जस्ट अपन यूं समझे कि P और E इस बोर्ड पर हैं। एक बार के लिए मैं मिटा लूंगा वापिस, ये P और ये E, ये इस बोर्ड पर हैं, ठीक है। तो टो की दिशा इस बोर्ड के तल के लंबवत है। अब लंबवत में बाहर भी हो सकती है और लंबवत में अंदर भी हो सकती है। बाहर है या अंदर है, इसका निर्णय बाकी है ना, क्लियर। तो अभी पहले एक एक बात को सुने। तो P और E के तल के लंबवत है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है। तो जब भी आपके सामने, जैसे मान लो ये अगर मैंने लिखा C बराबर A क्रॉस B, तो आप क्या कहेंगे, C की दिशा A व B के तल के लंबवत है। यानी C उस तल में हो ही नहीं सकता जहां पर A तथा B है। ये तो एक बात क्लियर होगी, आप इसको समझ गए। अब मैं अगली बात करता हूं जिसको समझना है ना। तो अक्षीय सदिश भौतिक राशि है। अक्षीय सदिश और ध्रुवीय सदिश दो सदिश हैं। जो वस्तु की गति की दिशा में होता हो उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं, लेकिन जो अक्षीय दिशा में होता हो उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। तो अक्षीय सदिश राशि है। अक्षीय सदिश राशि है तो जिसके सापेक्ष घूर्णन, जैसे यहाँ पे अपन O के रेस्पेक्ट में घूर्णन हो रहा है, ये अक्ष है, इसके चारों तरफ दीदू घूम रहा है ना, ये दीदू है, तो ये दीदू इस फिंगर के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस उंगली को क्या कहूंगा मैं, अक्ष। ये जैसे ये देखो, ये दीदू है। अभी ये जैसे दोनों फिंगर हैं, अभी दोनों फिंगर के सापेक्ष घूम रहा है पेन, तो इसका मतलब ये दोनों फिंगर के बीच में जो रेखा है उसको कहेंगे अक्ष, है ना। तो मैं बड़ा क्लियर दिखाना चाहता हूं आपको, ये पेन को आप दीदू मान लो, है ना, और ये जो उंगली है इसको अक्ष मान लो। तो ये पेन तो दीदू यूं घूम रहा है, पर किसकी दिशा में या किसके चारों तरफ, इस उंगली के। तो इस उंगली को क्या कहेंगे, अक्ष, ठीक है साहब। तो सब इस दिशा में यानी फिंगर की दिशा में बला गुण है। तो सब तो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा P तथा E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है। इस दिशा को ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। यदि P क्रॉस E बोला आपने, क्योंकि अपन ने बोल रखा P क्रॉस E, तो सब बल आघूर्ण की दिशा P व E के तल के लंबवत बोर्ड के अंदर की तरफ होगी। यहां भी देखो ये P क्रॉस E है ना, तो कहां पर हुआ, डो की दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ। क्योंकि अपन P क्रॉस E बोल रहे, तो P पहले बोल रहे, E बाद में, तो उंगलियों के हिसाब से अंगूठा गुणनफल की दिशा को दर्शाएगा। क्लियर होगी सब, है ना। ये दिशा की बात है। मात्रक की बात, अपन मात्रक बलागुण कई जगह कैलकुलेट होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, बलागुण कहीं भी कैलकुलेट हो उसका मात्रक आप यहीं से ही लिखेंगे। यहीं से लिखेंगे मतलब बल न्यूटन और दूरी मतलब मीटर। तो मात्रक इसका सदैव न्यूटन इंटू मीटर रहेगा। छोटी छोटी बातों में पहली बात केस फर्स्ट, है ना। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। थीटा बराबर 0 डिग्री हो चाहे थीटा बराबर 180 डिग्री हो, दोनों पर ही साइन का मान क्या होगा, 0। तो सब फॉर्मूला ये इक्वेशन 1 से बोल दें। 1 से अगर टो देखें तो इस समय टो मिनिमम कितना हो जाएगा, 0, है ना। यानी दीदू अक्ष की दिशा में रखा हो या अक्ष की दिशा के विपरीत, तो उस पर कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा या उस पर कार्यरत बलागुण का मान 0 होगा। इससे दीदू की स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं, क्योंकि बल तो 0 है ही सही और इस समय बल आघूर्ण भी 0 है। तो थीटा बराबर 0
स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है, जबकि थीटा बराबर 180 अस्थायी साम्य। थोड़ा सा क्या कचरा हो रहा है, इसलिए मैं अगले पेज को लेते हुए और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो साहब, इसको एक बार समझ लो, आगे तकलीफ नहीं होगी, है ना। थीटा बराबर 0, ठीक है। तो ये ई, अब ये देखो, ये मैं पेन चेंज कर लूं इसमें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, अब पीबीसी दिशा में है ना, इसको कहते हैं थीटा बराबर 0, यानी एफ तो 0 है ही सही, वो तो अपन ने दिखाई दिया। इस समय टो मिनिमम भी क्या है, 0 है ना। दीदू इसी अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए इस अवस्था को हम कहते हैं स्थायी साम्यावस्था। ये ध्यान से समझना साहब, काम की चीज है ये, ठीक है। अब दूसरा अपन ने इसी में लिया, ये ई है ना, और इसी में अपन अब दीदू को दिखा रहे हैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये तो ई की दिशा, अब पी की दिशा इधर होगी, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री है ना। थीटा बराबर 180, तो बल का परिणामी तो अभी भी 0 है, बल आघूर्ण अभी भी 0 है, तो इसको आप साम्य अवस्था तो कहोगे, साम्य अवस्था तो कहना पड़ेगा। लेकिन आप अज्यूम करो, अगर मैंने इसको थोड़ा सा इधर हिला दिया, ये थोड़ा सा जैसे मान लो इधर हिला दिया, इस माइनस को नीचे और इसको प्लस को ऊपर थोड़ा सा घुमा दिया, अब थोड़ा सा घुमाते ही ये माइनस इधर प्लस होता है, ये वापस वहां जाने वाला नहीं, क्योंकि माइनस को तो ये घूम जाएगा और घूमकर किस अवस्था में आ जाएगा, इस अवस्था में, क्योंकि ये स्थायी साम्य अवस्था है, जबकि ये क्या है, अस्थायी साम्य अवस्था। इसी चीज को मैं एक और कंसेप्ट से समझाता हूं जो आपके समझ में आ जाए, है ना। ये पिंड दो जगह रखे हैं अपन ने, दूर दूर रख देता हूँ, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, ये द्रव्यमान का पिंड है, ये भी दोनों ठहरा रखे हैं, दोनों आपने ठहरा रखे हैं, mg इज इक्वल टू आर, यहाँ भी mg इज इक्वल टू आर, दोनों ठहरे हुए पिंड हैं, तो बल का परिणामी 0 है, यानी आप इसे भी साम्य अवस्था कहेंगे और इसे भी आपको साम्य अवस्था ही कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी पिंड रुका हुआ है। अब इधर देखें, इसको जैसे मान लीजिए आपने शिफ्ट किया इधर या इधर, इसको जब शिफ्ट करते हो तो ये वापस यही आएगा, इसलिए इसको कहते हैं कौन सी साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था। इसमें अगर आपने शिफ्ट किया चाहे इधर चाहे इधर, तो ये पिंड या तो परमानेंट यहाँ आ जाएगा या परमानेंट, अब ये वापस ऊपर वहां नहीं जाएगा, तो ये कौन सी अवस्था हुई, अस्थायी साम्य अवस्था। ये मैंने आपको बेटर वे में समझा दिया कि मैं थीटा बराबर 0 डिग्री वाले केस को क्या कह रहा हूं, स्थायी साम्य अवस्था, जो मैंने ये आपको चित्र में बना के दिखा रखा है, ये स्थायी साम्य अवस्था। जबकि थीटा बराबर 180 वाले को मैं कह रहा हूं साम्य अवस्था तो कह रहा हूं, लेकिन अस्थायी साम्य अवस्था कह रहा हूं, यानी पिंड यहां आकर सेटल हो जाएगा, यानी किसको चला जाएगा, स्थायी साम्य अवस्था को। ये बात ही मैंने आपसे यहाँ कही कि साहब अगर थीटा, इसमें तो कचरा हो गया तो थोड़ा सा, है ना, तो मैंने अगले एपिसोड अगला पेपर लिया और यहाँ पे समझाया कि ये अस्थायी साम्य अवस्था है, ये थीटा बराबर ये थीटा बराबर 0 डिग्री है और ये थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये अस्थायी साम्य अवस्था है और ये स्थायी साम्य अवस्था है, जिसको फिर मैंने एक पहाड़ वाले चित्र से आपको समझा दिया। अब केस सेकंड, उसी में सब केस सेकंड में यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी P और E परपेंडिकुलर है ना, P और E परपेंडिकुलर है, तो ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये आपका डाइपोल हो गया, ये माइनस Q और ये प्लस Q, तो ये इसको द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहते हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर है ना, ये आपका मध्य बिंदु है द्विध्रुव का। तो साहब इस समय साइन थीटा +1 हो गया, तो टॉ मैक्सिमम कितना होगा, +PE, फॉर्मूले से दिखा देता हूं मैं आपको, है ना,
फॉर्मूले से देख लें आप कि फॉर्मूला यहाँ पे पीछे चला गया थी, ये देखो पी साइन थीटा, क्योंकि थीटा बराबर आपने लिख दिया 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टो बराबर पीई है ना। तो सब ये इसका केस रहे दोनों है ना, उसमें थीटा बराबर 0 180 को आगे भी मेरे को समझाना है, कहीं ना कहीं मैंने वैसे आज बहुत एनर्जी उसमें लगा दी। अब लास्ट में नॉट में सब अगर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता, अगर विद्युत क्षेत्र असमान है तो फिर ध्यान रखें एफ भी 0 नहीं, तो 0 होगा ही नहीं, तो किसी भी कीमत पे 0, लेकिन अब एफ भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप करेंगे एफ बराबर F1, अब F1 मान लो ये QE1 और F2 ये हो गया QE2, क्योंकि मैंने अब दो विद्युत क्षेत्र लगा दिए, कौन कौन से, E1 E2 है ना। अगर E1 बराबर E2 है तो आप बल का परिणामी शून्य कह देते हैं, क्योंकि खत्म हो जाता है E1 इज इक्वल टू E2 है ना। तो E1 इज इक्वल टू E2 तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन E1 इज नॉट इक्वल टू E2 तो परिणामी बल 0 नहीं होगा। क्लियर साहब? तो सर यदि विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल भी कार्य करेगा, यानी उसकी स्थानांतरित गति भी होगी, बल आघूर्ण तो करेगा ही करेगा, यानी उसकी घूर्णन गति भी होगी, यानी द्विध्रुव ठीक वैसी गति कर रहा होगा जैसे लुढ़कती हुई साइकिल का पहिया। लुढ़कती हुई साइकिल का पहिया स्थानांतरित गति भी करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है और घूमता भी है। तो ये बच्चों ज्ञानवर्धक और शानदार टॉपिक, इंपॉर्टेंस एग्जाम वाइज नहीं है इस टॉपिक की, लेकिन ये टॉपिक आपको बल आघूर्ण को पूरा क्लियर करता है। इसको आप देखिए बार बार, मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी कोई कमी रहती है तो आपको वो भी पूर्ति करेंगे। ठीक है।